मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अगर नेचुरल स्टेट में देखें, अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं है और नेचुरल स्टेट में अगर हम देख रहे हैं, सपोज करो कोई मैंने यहाँ पे मटेरियल ले लिया, ब्लॉक ऑफ सम मटेरियल, और तो इसके एटम को देखें, अगर मैं एक एक एटम को देखूं तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सब एटम में। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो सर्कल पे इलेक्ट्रॉन चलेगा, सर्कुलर पाथ पे, और सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो करंट लूप बनाएगा, वो करंट लूप बनाएगा। और करंट लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है, ये हम जान चुके हैं। तो इसका मतलब और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहा है, हमें क्या पता दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा हो, हमें डायरेक्शन भी नहीं पता। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक ऑर्बिट का देखोगे तो एक का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, डायपोलमेंट, वो कुछ आएगा मान लो, लेकिन दूसरा का उसी का नेगेटिव आ जाएगा, फिर तीसरा का उसी का मान लो पॉजिटिव आ गया, फिर ये नेगेटिव आ गया। इस तरह से ईच एटम का एक पॉसिबिलिटीज़ है ये कि ईच एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाए, ईच एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है लेकिन वो कभी क्लॉकवाइज करेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, हमें नहीं पता। तो एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ईच एटम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो, डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो। एक तो ये हुआ पॉसिबिलिटीज़, और एक पॉसिबिलिटीज़ और हो सकता है, मतलब एक तो ये हो गया एक ऐसा मटेरियल जिसमें कि ईच एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा कोई मटेरियल लें, या इसी मटेरियल का भी कोई और मटेरियल का, ऐसा भी हो सकता है कि ये ईच एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो ना बन पाए, ऐसा भी हो सकता है। उसी रीजन से हम ज़ीरो एक पॉसिबिलिटीज़ में लिए ना, एक पॉसिबिलिटीज़ में ये भी लेना पड़ेगा कि ज़ीरो नहीं है, तो ईच एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है मैटर के बारे में। अभी ये नेचुरल स्टेट में है, अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो कोई भी जो मटेरियल है उसके जो एटम्स हैं उसके बारे में ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जब ईच एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हुआ तो ऐसे वाले मटेरियल को हम डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोल देते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो ना हो उसको बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जिसका ईच एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो वो डायमैग्नेटिक, और जिसका ज़ीरो ना हो वो पैरामैग्नेटिक। अब है कि अगर मान लो कि हम डायमैग्नेटिक वाला केस को देखें, डायमैग्नेटिक वाले केस को देखें, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो मान लो कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है और इसके हमने देख लिया कि हर एटम का डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कि एक मैग्नेट को ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नेट को ला रहे हैं, तो मैग्नेट को ला के हम मैग्नेट को मोशन में रखे हुए हैं, तो क्या होगा कि मोशन में जैसे मैग्नेट होगा तो हर एटम जो है वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ईच एटम विल
एक्सपीरियंस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैं इसको मोशन में ला रहा हूँ, आगे मोशन में ला रहा हूँ, तो क्या होगा कि इसकी डिस्टेंस इससे घटती रहेगी, कम होती रहेगी, है ना। तो जब मैग्नेट को मूव करते हैं तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हर एटम को एक्सपीरियंस होगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप के सामने लाओगे, किसी भी इलेक्ट्रिक लूप के सामने लाओगे, तो उस लूप में एक एडिशनल करंट फ्लो करेगी। जो करंट ये चाहेगी कि जिस वजह से वो करंट क्रिएट हुआ है उस रीजन को ही वो डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। मतलब ये अगर हम ला रहे हैं इधर से, तो ये करंट इस डायरेक्शन में इसमें जनरेट होगा इस एटम में, ताकि वो इसको इधर पुश कर पाए। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे करंट जनरेट होगा लूप में, तो पहले से तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो था, ईच एटम का डायपोल मोमेंट ज़ीरो था। लेकिन अब जो ये एडिशनल करंट इसमें गया है, वो करंट इसको अब एक डायपोल मोमेंट दे देगा, और वो इस तरह से देगा ताकि वो इस मैग्नेट को रिपेल करे। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका डायपोल मोमेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। रिपेल करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है डायपोल का, वो क्या डायरेक्शन होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो साउथ मुझे नॉर्थ इस तरफ चाहिए ताकि इसको रिपेल करे, तो साउथ इस तरफ होगा। इसका मतलब जो डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा उसका कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, है ना। उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, ताकि नॉर्थ पोल को रिपेल करे। तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल में जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस किया जाता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है, तो उसमें मतलब उसके सामने जब मैग्नेट लाते हैं हम लोग, तो उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर में जनरेट हो जाता है ना। अंदर में अब ये जनरेट हो गया, अब ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया सारे डायपोल मोमेंट का। तो अब नेट डायपोल मोमेंट इज़ नॉट जीरो नाउ। तो इस तरह के डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये काम होता है। तो एक जो मैग्नेट आप ला रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को वो दूर करना चाहेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाना चाहेगा ना, रिपल्सिव फोर्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, है ना। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उसके सामने कोई मैग्नेट लाओगे तो मैग्नेट को रिपेल करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। तो अगर फ़ोटो बनाना चाहो तुम कि अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया मैंने यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से आ रही है तो कुछ ऐसे करके चली जाएगी, ऐसे करके चली जाएगी, ऐसे, है ना। वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बस ऐसे करके चली जाएगी। ठीक है, तो कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो उसका इस तरह का फील्ड का डायरेक्शन दिखेगा आपको, और उसका रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमने, है ना। तो ये रिपेल करता है। तो एक तरह से अगर मैं मैग्नेट को लाता हूँ डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास में, तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, लेकिन मैग्नेटाइज तो होता है, और बहुत ही ये माइल्ड है, मतलब इसका वैल्यू बहुत कम होता है। जो इसमें मैग्नेटाइजेशन होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लाओगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे, यहाँ पे ये नॉर्थ है और साउथ, इसको हम मोशन में रख रहे हैं इस मैग्नेट को। तो यहाँ पे हर एटम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, तो उसमें भी करंट जनरेट होगा। लेकिन अच्छा, एक बात और है कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है
उसमें तो हमने बताया कि ईच एटम का जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉट ज़ीरो होगा, है ना। और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बाहर में, है ना, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में ये नहीं प्लेस्ड है तो ईच एटम का डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है। लेकिन कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है ना, सब रैंडम डायरेक्शन में है, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज़ीरो ही हो जाएगा पूरे मटेरियल का। और डायमैग्नेटिक को भी जब फील्ड में नहीं रखा था हमने, तब चूँकि उसका हर एटम का ही डायपोल मोमेंट ज़ीरो था, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया था, ज़ीरो ही हो गया था, है ना। नेट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज़ीरो ही हो गया था। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। तो अब तो हम फील्ड में रख रहे हैं, फील्ड में रख रहे हैं तो इंडिविजुअल का अपना अपना डायपोल मोमेंट है और एक्स्ट्रा एक करंट भी ये इसमें देगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि डायपोल मोमेंट इसमें डेवलप होता है, क्योंकि पहले से जो डायपोल मोमेंट था और अब जो डायपोल मोमेंट है, ये इसके वजह से जो एक्स्ट्रा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आया वो पहले वाले को डोमिनेट कर जाता है, और आपको जो मैग्नेट हम लाए हैं, जो फील्ड लाए हैं, उसका जो डायपोल मोमेंट जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हर एटम में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अरेंज हो जाता है, अलाइन हो जाता है। मतलब ये साउथ टू नॉर्थ था तो इधर था इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में आ जाता है। ये बात कब होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। चेंजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लाती है। अच्छा, ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जो डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा वो उसकी वैल्यू कम होगी, और पहले से जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। पहले से जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इस वजह से वो अलाइन हो गया है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस तरह का बनता है। तो अभी आप देख लो कि इसी डायरेक्शन में है तो ये साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, तो इसमें अट्रैक्शन होगा। ये जो है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मटेरियल, है ना। और इसका अगर तुम फोटो भी बनाओगे, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा, पैरामैग्नेटिक है और फील्ड में रखा है, तो फील्ड कुछ इस तरह से जाती है, इसके अंदर ज़्यादा फील्ड घुस जाएगी, है ना। ऐसे करके फील्ड घुसेगी, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड जाएगी। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको करेगी। तो ऐसे भी बोल सकते हो अट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब है ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इट विल मूव। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है अट्रैक्ट, जैसे मैंने लिखा नहीं, ये सारी चीज़ें पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स द हायर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, टुवर्ड्स द हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो मूव करेगा। ऑब्वियसली जब अट्रैक्ट होगा तो इधर जाएगा, ये तो हायर मैग्नेटिक फील्ड के पास ही तो जा रहा है वो। तो टू मूव टुवर्ड द हायर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द लोअर मैग्नेटिक फील्ड। बट डायमैग्नेटिक मटेरियल में जस्ट उल्टा होगा, वो दूर जाएगा, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द लोअर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द हायर मैग्नेटिक फील्ड। ये कभी एमसीक्यूज में आ जाता है।
तो ये आ गया हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग कि देखो, जो कोई भी मटेरियल है किसी भी डायरेक्शन में उसमें हो, अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया, मान लो इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया, कोई भी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा हमने, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर में इंड्यूस्ड होगी, चूँकि डायपोल मोमेंट बन जाएगा तो इंड्यूस्ड हो जाएगी। अगर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इंड्यूस्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और अगर वो पैरामैग्नेटिक होगा तो इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होगी, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाएगा। तो अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसको हम BI से या BM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BI से या BM से। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मटेरियल। तो ऐसा होता है, करेक्ट। और जब ये हमारा इससे पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि अगर किसी भी एक वर्ड को डिफाइन करते हैं हम लोग पहले, मैग्नेटाइजेशन, ना, मैग्नेटाइजेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये इक्वल टू हो जाता है नेट डायपोल मोमेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड सेट हो चुका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम when external B is applied। और ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इनसाइड द मटेरियल, राइट, इज कॉल्ड I, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइजेशन है इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, कैसे? तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन ये वॉल्यूम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है फार्मूला, IA² अपॉन मीटर क्यूब, I और ये A एरिया होता है, तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर पावर 4 हो गया बाय मीटर क्यूब, तो क्या हो गया I इंटू मीटर, जैसे बोलते हैं I का एम्पेयर और ये बोलते हैं M को मीटर, तो एम्पेयर मीटर किसका हो गया यूनिट, I का यूनिट हो गया, ये I का यूनिट है ऐसा यूनिट। तो इसको हमने डिफाइन ऐसे करा है, ठीक है। अब इसका काम अभी हमें पड़ेगा कि जब हम ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ऐसा पाया गया रिजल्ट में, ऐसा रिसर्च में देखा गया कि ये जो BM होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि BM जो होता है वो इक्वल टू न्यू नॉट I के इक्वल, न्यू नॉट जहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो कौन मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि उसमें कितना I डेवलप हुआ है। तो जिसमें ज़्यादा I डेवलप होगा उसका ज़्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। अब अगर हम कुछ और वर्ड को डिफाइन करें, कुछ और वर्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप मान लो B0 लेते हो, तो एक्सटर्नल बाहर में एयर है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एयर पे डिपेंड करेगी, है ना। अगर मीडियम बदल दोगे
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी, क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट तो होता ही है फील्ड। तो एक ऐसा हम क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हैं जो कि मीडियम पे डिपेंडेंट ना हो, तो उसको बोला गया है एच, कैपिटल एच, एच वेक्टर। तो एच वेक्टर क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन न्यू नॉट, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को न्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा उसको बोल दिया मैंने एच, है ना। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ये किसी भी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि न्यू नॉट से डिवाइड कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ है इसको, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये है करेक्ट। अब ये एच हो गया हमारा बी बाय न्यू नॉट। तो इससे अगर आप देखो तो आप यहाँ से बी की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू लिख सकते हो। बी नॉट था एक्चुअली हमारा, बी नॉट था, तो बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लिया था हमने। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो गया? न्यू नॉट इंटू एच, है ना, न्यू नॉट इंटू एच। मतलब एच जो था वो मैग्नेटिक फील्ड था विदाउट नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी मीडियम। उसको अगर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस मीडियम में ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मतलब अगर आपको बी नॉट चाहिए होगा कभी भी, तो आप एच को उसके मीडियम की परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसीलिए एच को डिफाइन किया गया है, ताकि ये किसी मीडियम पे डिपेंड करे ही ना, बट है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही है ये, है ना, ठीक है। तो अब थोड़ा हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप पीएम लिखो, एनसीईआरटी में बीएम लिख रहा है, ऐसे बीआई भी लिख सकते हैं। और एक है हमारा एच और ये बी है। तो बी को हम सपोज करो, ये मान लो कि मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड मटेरियल। सपोज करो एक मटेरियल है ये वाला, इस मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, रख दिया। तो अंदर में जो अगर ये मान लो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो फील्ड इसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इंड्यूस्ड फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो नेट इंड्यूस्ड फील्ड जो है, नेट इंड्यूस्ड जो, अच्छा इंड्यूस्ड तो ये है, इतना इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर नेट फील्ड कितना हो जाएगा? बी नेट, है ना। बी नेट क्या हो जाएगा कि बाहर से जो इसको फील्ड मिला है उसमें अंदर का फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाहर से बी नॉट मिला है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्लस जो इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है वो इसमें ऐड हो गया। तो ये इनसाइड में बी नेट ये हो गया। और ये बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला को, ये एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल फील्ड है ये ना, एक्सटर्नल फील्ड है, तो इसको न्यू नॉट इंटू एच लिख देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल में तो एयर है हमारा। और बी एम जो है अभी मैंने बताया था कि बी एम जो है वो न्यू नॉट इंटू आई वेक्टर के बराबर होगा। तो इनसाइड में बी नेट ये हो जाएगा, तो आप बी बोल रहे हो उसको। अगर आप यहाँ से न्यू नेट नॉट कॉमन लोगे तो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इनसाइड में इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं, अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है ससेप्टिबिलिटी, है ना, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।